33rd सूत्र तक शायद हमारा हो गया था। जी। मलानामत सूक्ष्माणम दुर्लक्षम लक्षयित स्वयं तो कौन सा स्वमलायन 11th चैप्टर। 11th। थैंक यू। दोषादीनाम, तभी इसके बाद 24 दोषादीनाम यथा संच विद्या वृद्धि क्षयोभिषक। क्षयण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च वृद्धिं मलानां संगाच्च क्षयं चाति विसर्गतः। तो ये अध्याय जैसा मैंने कहा था कि निदान की दृष्टि से और चिकित्सा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली सभी जो अध्यायों के व्याधियों के निदान और चिकित्सा है इसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन से दोषों के वृद्धि से हुआ है या फिर कौन से दोष के क्षय से हुआ है। इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि हम चिकित्सा क्या करेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ये ठीक रहेगा। तो दोषाधीनम, तो हमने अब तक दोषों का और धातुओं का वृद्धि और क्षय का जो लक्षण है उसके बारे में हमने देखा है, और फिर एक कॉमन सूत्र उसकी चिकित्सा के लिए बता दिया है कि वृद्धि क्षय जो है वो किस तरह से हमें पता चलेगा, दोष बढ़े हुए हैं या फिर कम हुए हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो दोषादीनाम यथा स्वंच विद्यात वृद्धि क्षयोभिषक, तो जो दोषों के गुण बताए हैं या फिर धातुओं के गुण बताए हैं उनको बढ़े हुए मिलेंगे तो हम बताएंगे कि वो दोष बढ़ा हुआ है। जैसे हमने देखा था कि वात का लक्षण है तत्र रुक्षो लघु शीत थर सूक्ष्म चलो नीला, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था। तो वायु के जो गुण है वो हमें बॉडी में अगर बढ़े हुए मिलेंगे तो हम कहेंगे कि दोष वो बढ़ा हुआ है। और इसी तरह से रसों के और धातुओं के और मलों के गुण जो दिए हैं वो अगर बढ़े हुए हमको मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि वो दोष बढ़ा हुआ है या फिर वो दोष उसका क्षय हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। तो दोषाधीनम यथास्वम, जो यथास्वम मतलब उनका जो भी अपना खुद का ये है गुण और ये है वो जो बढ़ेगा। विद्या वृद्धि क्षय, वृद्धि और क्षय हम उनके गुणों की वृद्धि और क्षय से जानेंगे। और क्षयेण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च वृद्धि मलानां संगाच क्षयं च अति विसर्गतः। तो क्षय हुआ है ये कैसे जानेंगे, तो एक तो उसके दो प्रकार हैं। एक तो ऐसा है कि उसके सामान्य जो गुण है वो अगर बढ़े हुए मिलेंगे तो घटे हुए मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि क्षय हुआ है। और दूसरा उसके अपोजिट जो गुण है वो बढ़े हुए मिलेंगे तो हम कहेंगे कि वो गुण वो जो दोष है वो घटा से हम बात के बारे में अगर देखेंगे तो बात का हुआ से जाएंगे तो डॉक्टर भिड़े अनएबल टू हियर। जो कुछ कुछ इश्यू है इंटरनेट का, इसमें जरा देख लीजिए। हम
मतलब वायु मूवमेंट अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ, ठीक है। अभी सुनाई दे रहा है, तो लेकिन वही ब्रेक होके आ रहा है, तो शायद इंटरनेट का जो अच्छा, बैंडविड्थ है वो लो होगा। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ वो लग रहा है मुझे। तो मैं ऐसे करता हूँ कि वीडियो अभी ऑफ रखता हूँ, तो फिर ठीक है। आवाज ठीक से आएगी। अगर वीडियो चालू रखेंगे तो मे भी हो सकता है कि स्पीड कम हो जाएगी तो आवाज नहीं आएगी। दैट्स मतलब फाइन। फिर से एक बार वीडियो ऑन करके देखते हैं, अगर उससे आवाज में थोड़ा सा ये हो रहा है तो फिर वीडियो ऑफ करके फिर करेंगे। तो यथा स्वं च विद्याद्वृद्धिक्षयोभिषक् क्षयेण गुणानां वर्धनेन च वृद्धिं मलानां संगात् क्षयेण च अतिविसर्गतः। तो अभी इट्स आवाज इट्स की इट्स सही बेटर। आ रही है? नहीं नहीं, इट्स बेटर टू कीप द वीडियो ओके ऑफ। ओके ओके। तो हम कैसे जानेंगे? तो जैसा मैंने कहा कि वात दोष बढ़ा हुआ है, फिर वो घटा हुआ है, वो कैसे जानेंगे? तो एक तो उसका उसका पार्ट ये है कि वायु के गुण अगर घटे हुए मिलेंगे तो हम ये कहेंगे कि वात दोष जो है वो उसका क्षय हुआ है। तो जैसे हमने कहा था, वात के जो लक्षण है हमने पहले अध्याय में ही देखे, तत्र रुक्षो लघु शीतः खलस खरस सूक्ष्म चलो अनिलः। ये वायु के गुण है। रुक्ष है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, चल है, ये वायु के गुण है। वो गुण अगर हमें शरीर में घटे हुए मिलेंगे तो हम कहेंगे कि वो वायु का क्षय हुआ है। फिर दूसरा उसका ये है, वो पद्धति है कि अगर दूसरे उसके अपोजिट गुण अगर बढ़े हुए मिलेंगे तो हम कहेंगे वायु का क्षय हुआ है। जैसे जो गुण बताए तथा रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म, इनके अपोजिट गुण जैसा हमने देखा था कि 20 गुण होते हैं। गुरु दक्षिण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विषयाः विपर्यय, ये भी हमने था। तो ये जो 20 गुण है, तो उसके अपोजिट जो गुण है अगर बढ़े हुए मिलेंगे तो हम कहेंगे कि बात का हुआ है। तो रुक्ष के अपोजिट है स्निग्ध, तो स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ मिलेगा तो हम कहेंगे कि वात का क्षय हुआ है। फिर दूसरा है शीत, अगर तो शीत का अपोजिट लगा उष्ण, उष्ण गुण बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि वात का क्षय हुआ है। तो फिर तीसरा है लघु, तो फिर वो है कि लघु के अपोजिट वाला गुण जो है वो गुरु है, तो गुरु गुण जो है वो बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि वात का क्षय हुआ है। इन शॉर्ट, कि दोषों के जो गुण बताए हैं वो गुणों का या तो क्षय हुआ है, हम बोलेंगे कि उस दोष का क्षय हुआ है,
या फिर उसके अपोजिट के जो गुण है वो बढ़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे वात का क्षय हुआ है। तो वो हम पेशेंट में देखेंगे तो हम पता चलेगा कि वायु के जो गुण है, रुक्ष शीत, ये गुण अगर बढ़े हुए मिलते हैं तो हम उसका क्षय के लिए क्या करेंगे, तो उनके अपोजिट जो गुण के जो भी द्रव्य है, मेडिसिन है, वो पेशेंट को देंगे। तो फिर वो दोषों का क्षय हो जाएगा। मतलब रुक्ष गुण अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसको स्निग्ध गुण देंगे, तो रुक्ष गुण कम हो जाएगा वायु का, और वायु का क्षय होगा। उसी तरह से लघु गुण अगर बढ़ा हुआ है तो गुरु गुण देकर लघु गुण का हम शमन करेंगे, तो हम वायु का लघु गुण का क्षय हो गया, ऐसा हम कहेंगे। उसी तरह से पित्त के भी पित्तम सस्य तीक्ष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम कहा है। डॉक्टर साहब आप वीडियो ऑन ही कर लीजिए, ऐसे अटेंशन नहीं हो पा रही। अच्छा, हाँ ऐसे अटेंशन वो फेवर कर रही है। थोड़ा सा ये हो रहा है। आप दो डिवाइस से कर लीजिए, एक से वॉइस कर लीजिए, एक से वीडियो कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, ठीक ठीक है।
अभी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। अभी हो रहा है आवाज? आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो पिक्चर स्टिल है आपकी? हाँ, पिक्चर स्टिल है? नहीं, अच्छा, हाँ, लेकिन आवाज आ रही है। आवाज आ रही है अलग मोड से, लेकिन जिसमें पिक्चर आ रही है वो स्टिल है, वीडियो नहीं आ रहा। ओ, स्टिल पिक्चर है। अच्छा। उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक मिनट, तो मोबाइल से ही करता हूँ मैं। अभी? हाँ, अभी ठीक है। इसको बंद ही कर देते हैं। दूसरा, तो हमने देखा है कि दोषों की क्षय वृद्धि हम उनके गुणों की क्षय वृद्धि से उसके बारे में जानेंगे। तो जो भी दोषों का गुण है वो अगर बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो दोष बढ़ा है, और उनके गुण अगर घटे हुए हैं तो हम कहेंगे कि वो दोष का क्षय हुआ है। तो वृद्धि और क्षय उनके गुणों की क्षय और वृद्धि से हमको जानना पड़ेगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि वात दोष का वो बढ़ा हुआ है, तो हम कैसे कहेंगे? तो जो उसके जो गुण है, रुक्ष, लघु, शीत, खरज, सूक्ष्म, चल, ये जो गुण है वो बढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि वात का वृद्धि हुआ है। और वही गुण अगर उसका क्षय हुआ है बॉडी में, और उनके वायु के कुछ कार्य भी बताए बॉडी में, तो वो अगर क्षय हुआ है तो हम कहेंगे कि वात दोष का क्षय हुआ है। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वात की वृद्धि हुई है, ऐसा दूसरा पता करने का कौन सा माध्यम है? तो वो ये है कि उसके अपोजिट गुण अगर उनका क्षय हुआ है तो हम कहेंगे कि वात दोष क्षय हुआ है। जैसे अगर वात का गुण है रुक्ष, तो स्निग्ध गुण अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि वात का क्षय हुआ है। दूसरा, गुरु गुण बॉडी में अगर बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे वात का क्षय हुआ है। या फिर दूसरा उसका यह है कि वात की वृद्धि हुई है, कैसे कहेंगे? तो रुक्ष गुण बढ़ गया बॉडी में तो हम कहेंगे वात की वृद्धि हुई है। और उसके अपोजिट स्निग्ध गुण का क्षय हुआ है बॉडी में तो हम कहेंगे वात की वृद्धि हुई है। मतलब वृद्धि और क्षय दोनों भी गुणों के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे अब जैसा हम ज्यादातर ठंड के सीजन में देखते हैं तो बॉडी एकदम का स्किन एकदम ड्राई हो जाता है, तो रुक्ष हो जाता है, तो हम कहेंगे वात की वृद्धि हुई है, क्योंकि स्निग्ध गुण का क्षय हुआ। तो इसीलिए जो शीत ऋतु है उसमें हम रेगुलरली
अभ्यंग करने के लिए कहते हैं। जैसे दिवाली में जनरली ऐसे होता है कि हम अभ्यंग करके स्नान करते हैं, कि बॉडी में तेल वगैरह लगा के उसके बाद गर्म पानी से नहाते हैं। तो जो भी हेमंत ऋतु या शिशिर ऋतु के जो गुण हमने देखे थे, उसमें वात गुण बढ़ने वाले दो गुण है, एक रुक्ष गुण है और दूसरा शीत गुण है। वो हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु दोनों में बढ़ते हैं। तो उस इसलिए रुक्ष और शीत गुण बढ़ेंगे तो उनका क्षय करने के लिए, मतलब नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए स्निग्ध उष्ण गुण का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम अभ्यंग, जो तेल जो है वो उसका स्वभाव से उष्ण होता है और वो स्निग्ध भी है, तो इसलिए थोड़ा तेल को गर्म करके हम उसका अभ्यंग करेंगे और उसके ऊपर गर्म पानी से नहाएंगे, तो दोनों स्निग्ध गुण और उष्ण गुण दोनों बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली जो वात के रुक्ष और शीत गुण जो है उनका क्षय होगा। तो इस तरह से हम दोषों की क्षय और वृद्धि इनके बारे में हम सोचेंगे। उसी तरह से कफ के जो गुण है, स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदो श्लक्षणो मृत्स्न स्थिरः कफः, ये कफ के गुण है। तो स्निग्ध गुण जो है वो कफ का अपना गुण है। तो रुक्ष गुण अगर बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे स्निग्ध गुण का क्षय हो गया, मतलब कफ का क्षय हो गया। या फिर रुक्ष गुण कम हो गया बॉडी में, केवल स्निग्धता दिख रही है, तो हम कहेंगे कफ का गुण बढ़ गया है, तो कफ उसकी क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ गया, ये ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसका भी, कफ का भी दूसरा गुण है शीत गुण है। तो उष्ण गुण बॉडी में बढ़ गया तो हम कहेंगे कि कफ का क्षय हो गया है, और उष्ण गुण अगर घट गया है तो हम कहेंगे कफ की वृद्धि हुई है। तो कफ की वृद्धि से उष्ण गुण कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोषों की क्षय और वृद्धि दोनों भी उनके गुणों के ऊपर डिपेंड है। तो गुण बढ़ेंगे तो हम कहेंगे उसके जो दोष है वो बढ़े हुए हैं। तो वात दोष के गुण बढ़ेंगे तो हम कहेंगे वात दोष बढ़ा हुआ है। वात के दोष और वात दोष के अपोजिट जो गुण है वो अगर बढ़ेंगे तो हम कहेंगे वात का क्षय हो गया। उसी तरह से वात के गुणों की वृद्धि होगी तो हम कहेंगे वात की वृद्धि हो गई, और उसके अपोजिट गुणों की वृद्धि होगी तो हम कहेंगे वात का क्षय हो गया। इस तरह से हम दोनों को ऑल्टरनेटली समझ सकते हैं कि एक के अपोजिट दूसरा, ऐसा हम समझेंगे। तो सभी जो है चिकित्सा दोषों की इसी के ऊपर निर्भर है कि कौन से दोष बॉडी में बढ़े हुए हैं, मतलब कौन से दोषों के गुण बॉडी में बढ़े हुए हैं, उसके ऊपर से हम बताएंगे कौन सा दोष बढ़ा है और कौन सा दोष घटा हुआ है। तो उसके ऊपर चिकित्सा भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर रुक्ष गुण बढ़ा है तो स्निग्ध गुण से चिकित्सा करेंगे, लघु गुण बढ़ा है तो गुरु गुण से चिकित्सा करेंगे, शीत गुण बढ़ा है तो उष्ण गुण से चिकित्सा करेंगे, और उसके अपोजिट ऐसे ही उष्ण गुण बढ़ा हुआ है तो शीत गुण से चिकित्सा करेंगे, गुरु गुण बढ़ा है तो लघु से चिकित्सा करेंगे। इस तरह से उसके अपोजिट गुण से चिकित्सा होती है और उसके लक्षण बॉडी में सब जगह पर दिखते हैं। तीसरी बात उसमें बताई है, एक ये दोष का हो गया जी। डॉक्टर साहब, यानी कि अपन जब चिकित्सा करते हैं तो दोष से ज्यादा अपन गुणों के ऊपर ध्यान देते हैं। क्योंकि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि दोष हम कैसे जानेंगे, तो ये गुण बढ़े हैं तो पता चलेगा कि दोष बढ़े हैं, और गुण घटेंगे तो बोलेंगे दोष का क्षय हो गया है। तो दोष बढ़ा है तो उसके अपोजिट गुण देंगे तो दोष का क्षय हो जाएगा। उसका जानने का तरीका हमारा क्या है, गुणों के ऊपर से हम उसको जानेंगे कि दोष बॉडी में या क्या गुण दिखाते हैं और क्या कर्म बॉडी में करते हैं, तो उसके ऊपर से हम बताएंगे कि दोष का क्षय हुआ है या फिर वृद्धि हुई है। तो उसके अपोजिट गुण देके चिकित्सा हम करेंगे। तो इस तरह से चिकित्सा का सूत्र भी यही है। क्योंकि कई बार दो दोषों के अंदर एक गुण कॉमन भी होता है, जैसे शीत गुण शायद। हाँ तो इसलिए वो वैद्य को देखना है कि वो शीत गुण जो है वो कफ का बढ़ा है या वात का बढ़ा है, वो कंपेयर करना वो वैद्य का काम है कि वो शीत गुण बढ़ा है तो वो कफ बढ़ने की वजह से शीत गुण बढ़ा है या फिर वात बढ़ने की वजह से शीत गुण बढ़ा है। तो वो कंपेरेटिव करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट उनको करनी पड़ेगी, ऐसा है। तो इसलिए वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया है कि आप डिसाइड करो ये गुण कफ का है या फिर ये गुण वात का है। जिस तरह से पित्त का भी एक स्निग्ध गुण बताया है, वैसे ही कफ का भी स्निग्ध गुण बताया। तो स्निग्ध गुण जो बढ़ा हुआ है वो कफ का है या फिर वो पित्त का है, तो वो जो है वो वैद्य का काम है कि वो देखेगा कि वो एग्जैक्टली कौन से दोष का गुण बढ़ा है। और उसी तरह से फिर चिकित्सा भी थोड़ी सी चेंज होती है कि कफ का शीत गुण बढ़ा है
तो उसकी चिकित्सा थोड़ी सी अलग होगी। वात का शीत गुण बढ़ा है तो उसकी चिकित्सा थोड़ी अलग होगी। तो इस तरह से चिकित्सा के बारे में भी सोचते समय ये सब ध्यान में बातें रखनी पड़ती है। तो वो वैद्य संवेद्य लक्षण ऐसा हम कहेंगे कि वैद्य को ये पता चलेगा कि वो कौन सा दोष क्षय है और कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। और ये एक जनरल आइडिया आने एक जनरल आइडिया आने के लिए ये है, केवल ये एक पार्ट है दोषों की क्षय या वृद्धि, दूसरा पार्ट है धातु की क्षय या वृद्धि, वो एक दूसरा पार्ट है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि दोष बढ़ा हुआ है या फिर धातु बढ़ा हुआ है या फिर धातु का क्षय है या फिर दोष का क्षय है, वो भी थोड़ा सा कंपैरेटिव करना पड़ेगा। जैसे हम देखेंगे कि कफ का गुण रस धातु के समान है, कफ के जो गुण बताए हैं वो रस धातु के समान, ऐसा रसोपी श्रेष्ठ ऐसा बोला, ऐसा हमने देखा था। सूत्र हम देखेंगे तो इसमें ये श्लोक जो है वो 8 नंबर का जो श्लोक है उसमें है रसोपी श्लेष्मवत्, कि रस के वृद्धि के लक्षण जो है कफ की वृद्धि के लक्षण की तरह दिखते हैं। तो हमें ये पता करना है कि वो जो वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं कफ की वृद्धि के, वो कफ की वृद्धि के है या फिर रस धातु की वृद्धि से दिख रहे लक्षण है, या फिर कफ के क्षय के कारण लक्षण दिख रहा है या फिर रस धातु के क्षय के कारण लक्षण दिख रहा है। तो वो वैद्य डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली धातु के क्षय से वो लक्षण हो गया है या फिर दोष के क्षय के कारण वो लक्षण हुआ है। तो वो उसके ऊपर फिर चिकित्सा थोड़ी चेंज होती है, तो इसलिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस उसमें है। और कुछ आप और कुछ पूछने वाले पूछ रहे थे? जानना चाह रहा था कि भाई जब कॉमन गुण होता है दो दोषों के अंदर, तो क्या गुण तो गुण ही होता है या गुण की जो मैनिफेस्टेशन होती अलग होती है दोष के हिसाब से? गुण तो एक उसका गुण का अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो कैटेगरी तो है ही, लेकिन चिकित्सा कौन से दोष का वो गुण बढ़ा है उसके हिसाब से चिकित्सा चेंज होगी। मतलब कफ दोष का शीत गुण अगर बढ़ा हुआ है तो उसके साथ कफ के बाकी भी गुण कभी कभी बढ़ते हैं, तो शीत के साथ स्निग्ध गुण भी बढ़ेगा, शीत के साथ मंद गुण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर उसकी चिकित्सा करने के लिए रुक्ष गुण और उष्ण गुण साथ में देने पड़ेंगे। और वात का शीत गुण बढ़ेगा तो वात का रुक्ष गुण भी साथ में बढ़ता है, केवल एक ही गुण बढ़ेगा ऐसा जनरली नहीं होता है, उसके साथ दूसरे भी 2-4 गुण एसोसिएटेड जो है वो बढ़ेंगे। तो वात का शीत गुण बढ़ा हुआ है तो उसके साथ उसका रुक्ष गुण भी बढ़ेगा, उसका चल गुण भी बढ़ेगा। तो उसका क्षय करने के लिए फिर स्निग्ध और उष्ण गुण की चिकित्सा करनी पड़ेगी, स्थिर गुण की चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसलिए केवल एक गुण, ज्यादातर ऐसा नहीं कि एक सिर्फ शीत गुण बढ़ गया, ऐसा नहीं होता, उसके साथ एसोसिएटेड और 2-4 गुण और बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर से हम बताएंगे कि वो वात की क्षय की चिकित्सा, वृद्धि की चिकित्सा करनी है या फिर कफ की वृद्धि की चिकित्सा करनी है। वो उसके ऊपर डिपेंड कि एसोसिएटेड सिम्टम और गुण हमको क्या दिख रहे हैं, तो उसके साथ चिकित्सा चेंज होती है। आई थिंक ये थोड़ा भी क्लियर हो जाएगा। So in that case, doctor, diagnosis and treatment both are dependent upon the gunas only. हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। Both. सभी Diagnosis के ऊपर as well as treatment. Yes. क्योंकि हम लक्षण कैसे पता करेंगे, तो वो गुणों के ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि कौन सा गुण बढ़ा है। वही लक्षण का बेसिक जो है, मतलब सिम्टम का जो बेस है वो वही है कि कौन सा दोष बढ़ा है और कौन सा दोष घटा है, वो गुणों के आधार पर ही हम बताएंगे। और पंचमहाभूत का भी अगर देखना है बढ़ा है या घटा है, तो वो भी गुणों के ऊपर से ही बता सकते हैं। तो पंचमहाभूत के भी जो गुण हमने देखे थे, उसी तरह से उनका भी क्षय और वृद्धि गुणों के ऊपर ही हम बताएंगे कि ये कौन से महाभूत को क्षय करना है, कौन से महाभूत को बढ़ाना है, वो भी गुणों के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर उसमें तीसरा पार्ट आता है, एक हो गया दोष, दूसरा हो गया धातु और तीसरा है भी मल। तो मलों के बढ़ने का क्या क्राइटेरिया है? अगर बॉडी में मल रुक गया, बाहर अगर नहीं आ रहा है, तो हम करेंगे वृद्धि मलानाम संगाच्च क्षयं च अति विसर्गतः। तो मल ज्यादा शरीर से बाहर निकल नहीं रहा है तो हम कहेंगे कि बॉडी में मल बढ़ गया, और ज्यादा अगर बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे मलों का क्षय हो गया। तो ये थोड़ा सा जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं ऐसा है कि वृद्धि मलानाम संगाच्च
क्षयं च अति विसर्गतः। तो ये कैसा हो सकता है कि मल अगर बाहर निकल नहीं रहा है तो हम कहेंगे कि वृद्धि हो गई, और ज्यादा बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे क्षय हो गया। ये थोड़ा सा मतलब वियर्ड लग सकता है कि वृद्धि मलानाम संगाच, मल का संग हो गया, मतलब वो रुक गया है बॉडी में, तो हम कहेंगे वृद्धि हो गई। ज्यादा बढ़ गया तो उसको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो बाहर निकलता नहीं है, तो बॉडी के अंदर मलों की क्षय और वृद्धि के लक्षण के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मल शरीर से बाहर निकल नहीं रहा है तो बॉडी में अलग अलग जगह पर वो जाकर वहां पर वो सेट हो जाएगा, इसलिए फिर हम कहेंगे मल की वृद्धि हो गई। और ज्यादा क्वांटिटी में अगर बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे कि मल का क्षय हो गया। तो इस तरह से रसों धातुओं की क्षय वृद्धि, दोषों की क्षय वृद्धि और मलों की क्षय वृद्धि, इनके लक्षणों के ऊपर से, मतलब गुणों के ऊपर से हम उनको जानेंगे। फिर मलोचितत्वात् देहस्य क्षयो वृद्धेस्तु पीडनः। और मलोचितत्वात् मतलब अपना जो शरीर है वो भी जैसा दोषों का जो सामान्य उसका जो लेवल है वो रहना इम्पोर्टेंट है, वैसा ही मलों का भी उनके प्रॉपर क्वांटिटी में रहना इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा है कि मलोचितत्वात् देहस्य, उचित मात्रा में मल प्रवृत्ति होना ये भी नॉर्मल बॉडी के लिए, नॉर्मल शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है कि इसीलिए मलोचितत्वात् देहस्य कि उचित क्या है, उतनी मात्रा में मल निकलना वो देह सही रखने में मदद करता है। और क्षय वृद्धेषु पीडनः, क्षय और वृद्धि अगर उसमें होती है तो वो पीड़ा उत्पन्न करता है, मतलब रोग व्याधि उत्पन्न करता है। तो इसीलिए देहस्य मलोचितत्वात्, मतलब उचित मात्रा में मल उत्पन्न होना ये भी देह के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसकी क्षय और वृद्धि जो है वो व्याधि उत्पन्न करती है, मतलब पीड़ा उत्पन्न करती है। हमने यहाँ तक हमने देखा है कि दोषों के गुण, धातुओं के गुण, मलों के गुण, उनकी वृद्धि, उनकी क्षय, इनके लक्षण, और उनके लक्षणों को हम कैसे जानेंगे उसके बारे में हमने देखा। अभी एक दूसरा है उसका एक पार्ट ये है कि दोष और धातु, इनका अपने एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमें जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका वो भी एक चिकित्सा का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम कौन से धातु में कौन सा दोष रहता है, मतलब कौन सा दोष ज्यादा क्वांटिटी में धातु में रहता है, उसके ऊपर से चिकित्सा भी हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए कौन सा दोष और कौन सा धातु, इनका एसोसिएशन है, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए बाकी के आगे जो भी लक्षण है वो दिए हैं। तत्रास्थनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयोः श्लेष्मा शेषेषु। सॉरी, एक चीज ये यहाँ 25वें श्लोक में ऐसा कहा है कि वृद्धि जो है मलों की इतनी कष्टकर नहीं होती जितना कि क्षय कष्टकर होता है ना, ऐसा 25वें श्लोक में कहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों भी जो है वो पीड़ा उत्पन्न करने वाले ही है। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है कि ज्यादा होने से इतना कष्ट नहीं होता, कम होने से ऐसा नहीं, वो श्लोक क्या है, मलोचितत्वात् देहस्य, देह जो है वो उचित मात्रा में मल उत्पन्न होगा तो देह जो है स्वस्थ रहेगा। और क्षयो वृद्धे हेतु पीड़नः, क्षय और वृद्धि दोनों भी पीड़ा उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्षय होगा तो भी पीड़ा होगी, वृद्धि होगी तो भी पीड़ा होगी, दोनों भी है। हाँ, उचित मात्रा में उत्पन्न होगा तो पीड़ा ही होगी, मतलब बैलेंस से अपन डिपार्ट करेंगे, चाहे इस साइड करो चाहे उस साइड करो। हाँ, कोई भी साइड में जाएंगे तो वो पीड़ा ही उत्पन्न करेगा। हाँ, मतलब इसमें एक बात ये है कि जैसा चरक संहिता में एक आता है कि स्थौल्य और कार्श दो व्याधि बताए, व्याधि मतलब दो कंडीशन बताई है, स्थौल्य और कार्श। और उसमें कहा है कि स्थौल्य कार्श्य वरम कार्श्यम, मतलब स्थूल, बहुत स्थूल होना
और बहुत ज्यादा क्रूस होना, दोनों भी दोष है, मतलब प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे, स्थौल्य और कार्य, मतलब बॉडी इमैक्सिएशन होना और ज्यादा स्थूल होना, ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो बेटर क्रूस होना ज्यादा बेटर है कंपैरेटिव टू स्थूल होना, क्योंकि स्थूल की चिकित्सा करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि चिकित्सा करने के लिए जाएंगे तो उससे उसके अपोजिट गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे जो स्थूल व्यक्ति होता है उसको भूख भी ज्यादा लगती है, वो खाता भी ज्यादा है, और ऐसा है कि हम जब स्थूल की चिकित्सा करने के लिए जाएंगे तो हमें अग्नि बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में जो भी जाकर वो ये हो गया है, इकट्ठा हो गया है, उसको अगर निकालना है, उसको अगर क्षय करना है तो अग्नि बढ़ाएंगे तो जाकर उसका वो जलेगा और बाहर निकलेगा। लेकिन हम अग्नि बढ़ाएंगे तो वो और ज्यादा खाएगा, और ज्यादा खाएगा तो फिर दोबारा उसका स्थूलता बढ़ेगी, इसलिए फिर वो विपरीत चिकित्सा होती है। इसलिए स्थूल्य कार्य वरम कार्य, स्थूल और क्रूस दोनों में कंपैरिजन अगर करना है तो बेटर है कि आप क्रूस रहेंगे स्थूल की अपेक्षा, क्योंकि स्थूल को हम क्रूस को हमको क्या करना है, अग्नि बढ़ानी है, अग्नि बढ़ेगी तो ज्यादा खाएगा, तो अपने आप उसका जो है वो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म वो सही हो जाएगा और वो स्थूल होगा। तो वो अपोजिट चिकित्सा नहीं, लेकिन स्थूल में ऐसा उसका चिकित्सा अपोजिट हो जाती है कि अग्नि बढ़ाएंगे तो भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो ज्यादा खाएगा तो और ज्यादा उसकी वेट बढ़ेगा। तो इसलिए स्थूल्य कार्य वरम कार्य ये लिखा है, लेकिन मनो के बारे में जो है वो कंपैरेटिव टू दोनों कंपैरिजन करेंगे तो स्थूलता जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कंपैरेटिव टू कुशलता, ऐसा है। लेकिन इसमें जो है मलोचितत्वात् देहस्य, मल की सामान्य मात्रा में उत्पन्न होना जरूरी है, इसलिए मल बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम है, घटेगा तो भी प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा नहीं है कि कम होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है, बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, ये दोनों भी प्रॉब्लमेटिक ही है। इस तरह से फिर उसके बाद है दोष और धातुओं का आश्रयाश्रयी भाव, उसको हम आश्रयाश्रयी भाव कहते हैं कि कौन सा दोष कौन से धातु में आश्रित रहता है। तो तत्रास्थनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयोः श्लेष्मा शेषेषु तेनैषाम् आश्रयाश्रयेण मितः यत् एकस्य तदन्यस्य वर्धन क्षपणौषधम् अस्थि मारुतयोर्नैवम् प्रायो बुद्धि तर्पणात्। तो उसमें ये है कि धातुओं के और दोषों का एक दूसरे के साथ क्या एसोसिएशन है वो दिया है। अस्थि धातु में तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया है वायु जो दोष है, वात दोष, वो अस्थि धातु में रहता है। इसका मतलब अभी ये है कि तत्रास्थनि स्थितो वायु, कि एक तो है कि पूरे बॉडी में तो वात दोष तो इधर उधर उसका मूवमेंट तो होगा ही, लेकिन जैसा हम रेगुलर वाला एग्जांपल अगर देखेंगे तो हम कहेंगे कि जैसा हम दिन भर बाहर घूमते हैं लेकिन रात को अपने घर पे आकर रुकते हैं, जनरली जैसे होता है, कहीं टूर पे गएंगे तो ही बात अलग है, नहीं तो जनरली दिन भर कोई भी व्यक्ति इधर उधर काम से घूमता है तो रात को अपने घर में आकर वो रुकता है। तो उसी तरह से दोष तो सभी बॉडी में इधर उधर संचार तो करेंगे ही, लेकिन अपना जो उसका लोकेशन है वहां पर वो ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा समय या फिर वो उसका घर है हम मान के चलेंगे, तो फिर उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा के बारे में हम सोच सकते हैं कि अस्थि धातु ये जो है वो वात दोष की सीट है, वो वहां उसका घर है, वात दोष का घर जो है वो अस्थि धातु है। तो उसी तरह से पित्तम तो स्वेद रक्तयोः, तो रक्त और स्वेद ये जो है पित्त धातु के सीट है, वहां पर पित्त दोष ज्यादा प्रिडोमिनेंटली रहता है। और बाकी जो है श्लेष्मा शेषेषु और बाकी धातुओं जो है वो ज्यादातर कफ धातु के कफ दोष के सीट एज अ वो रहते हैं। तो बाकी धातु मतलब कौन से, तो वो रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, ये जो धातु है उनमें कफ प्रिडोमिनेंटली रहता है। श्लेष्मा मतलब कफ, तो श्लेष्मा जो है वो प्रिडोमिनेंटली इन धातुओं में रहता है।
वायु जो है वो अस्थि धातु में ज्यादातर रहता है, और पित्त जो है वो श्वेत और रक्त धातु में पित्त दोष ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। और इसी तरह से इस तरह से वात, रस और धातु और दोष, इनमें दोनों में आश्रय और आश्रयी इस तरह का संबंध है। एक जो है वो आश्रय है, धातु है, वो आश्रय है, और आश्रयी यानी दोष वो उसमें रहता है, उसके आधार से वो रहता है। तो इस तरह से हम समझना है। फिर उसके बाद एक उसका है यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन क्षपण औषधम अस्थि मारुतयोर नैवम प्रायो वृद्धि तर्पण। भी उसका आधा श्लोक हम देखेंगे। यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन क्षपण औषधम और अस्थि मारुतयोर नैवम। तो अगर दोषों का दोष बढ़ेंगे तो उसके जो सीट है, धातु है, वो भी बढ़ेंगे, और एक का क्षय होगा तो उसके साथ दूसरे का भी क्षय होगा। मतलब मांस धातु बढ़ेगा तो कफ बढ़ेगा, या फिर कफ बढ़ेगा तो मांस धातु बढ़ेगा, और उसी तरह से मांस धातु का क्षय होगा तो कफ का क्षय होगा, और मांस धातु उसी तरह से चिकित्सा भी उसके ऊपर डिपेंड है कि मांस धातु बढ़ाना है तो आपको कफ के समान गुण बढ़ाने पड़ेंगे। फिर रस धातु बढ़ाना है तो कफ के समान गुण आपको बढ़ाने पड़ेंगे। मज्जा धातु, शुक्र धातु बढ़ाना है तो कफ के समान गुण आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उसी तरह से उनका अगर क्षय करना है तो उनके अपोजिट गुण को हमको देना पड़ेगा। तो यद एकस्य तद अन्यस्य क्षपण औषधम। फिर रक्त को बढ़ाना है तो पित्त के दो गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर पित्त को बढ़ाना है तो रक्त के गुणों को बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से हमको सोचना है। लेकिन उसमें एक अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है कि अस्थि मारुतयोर नैवम। तो अस्थि और वायु ये जो दोनों है, इनका अस्थि धातु में वायु रहने के बाद भी वायु बढ़ने पर अस्थि बढ़ेगा ऐसा नहीं है, और अस्थि बढ़ेगा तो वायु बढ़ेगा ऐसा नहीं है, वो अपोजिट है। मतलब अगर वायु बढ़ेगा तो अस्थि का क्षय होगा, और वायु कम होगा तो अस्थि की वृद्धि होगी, या फिर अस्थि की वृद्धि होगी तो वायु का क्षय होगा, और अस्थि का क्षय होगा तो वायु दोष की वृद्धि होगी। इस तरह से हमको समझना है कि बाकी जो दोष और धातु है उनका सिमिलर है। मतलब कफ दोष बढ़ेगा तो रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र ये बढ़ेंगे, और कफ का क्षय होगा तो रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र ये घटेंगे। उसी तरह से पित्त बढ़ेगा तो श्वेत और रक्त बढ़ेंगे, या फिर श्वेत और रक्त घटेंगे तो पित्त कम होगा। लेकिन अस्थि और मारुत, अस्थि और वायु ये दोनों का अपोजिट है। मतलब अस्थि की वृद्धि होगी तो वात का क्षय होगा, और वात की वृद्धि होगी तो अस्थि का क्षय होगा। अस्थि मारुत और नैवम, अस्थि और मारुत का गुण जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन उसका जगह वही है। अस्थि में ही वायु दोष ज्यादातर रहता है। और उसके बाद वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रायो वृद्धि ही तर्पणात्। और श्लेष्मणा अनुगता तस्मात् संशय तद विपर्यात् वायुना अनुगतो अस्माच्च वृद्धि क्षय समुद्भवान् विकारान् साधयेत् शीघ्रं क्रमाद् लंघन ब्रूहणैः। तो अस्थि की वृद्धि करनी है तो ये ऐसा क्यों होता है कि अस्थि धातु की वृद्धि करेगी तो करेंगे तो वात का क्षय होगा, और वात दोष की वृद्धि करनी है तो अस्थि का क्षय होगा। ऐसा जो है ऐसा क्यों है? तो प्रायो वृद्धि तर्पण। तो वृद्धि करनी है तो हम ज्यादातर तर्पण करते। तर्पण मतलब जो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ाएंगे, उसको हम कहीं जनरल टर्म में तर्पण ऐसा कहते हैं। तो तर्पण जो है हम पितरों के लिए करते हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पर तर्पण का मतलब है कि न्यूट्रिएंट का सप्लाई बढ़ाना, इसको हम यहाँ पर तर्पण ऐसा कहेंगे। तो अस्थि का वृद्धि करनी है तो अस्थि को बढ़ाने वाले जो न्यूट्रिएंट है वो हमको देने पड़ेंगे, और वो जो न्यूट्रिएंट जो है वो श्लेष्मणा अनुगता, वो कफ धातु के समान गुण वाले रहते हैं, और इसलिए तस्मात् संशय तद विपर्यात्। और इसलिए कफ दोष के गुण बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कफ के अपोजिट जो गुण है वो घटेंगे, और वायु के जो ज्यादातर गुण है वो कफ के अपोजिट है। मतलब अगर
शीत और रुक्ष ये गुण अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो गुण है वायु के वो कफ के अपोजिट है। तो इसलिए कफ वात दोष बढ़ेगा अगर हम कफ कम करेंगे, और कफ को बढ़ाएंगे तो वात दोष कम होगा। इसलिए अस्थि धातु बढ़ेगा तो वात का क्षय होगा, और अस्थि धातु का क्षय होगा तो वात दोष बढ़ेगा। इसलिए इस तरह से हमें उसको समझना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए चिकित्सा करते समय, अस्थि धातु की चिकित्सा करते समय हमें ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ती है। वृद्धि क्षय समुद्भवान विकारात साधयेत शीघ्रम क्रमान लंघन ब्रूहणि। और इस तरह से हम विकारों के साधे, विकार को ठीक कैसे करेंगे, तो क्रमात् लंघन ब्रूहणि, वृद्धि क्षय समुद्भव, वृद्धि और क्षय इनसे जो विकार उत्पन्न होते हैं, दोष तो रोग जो उत्पन्न होते हैं, व्याधि जो उत्पन्न होते हैं, उनको साधयेत शीघ्रम, जल्दी उनको ठीक करना है। तो कैसे, क्रमात् लंघन ब्रूहणि ही, क्रम से लंघन और ब्रूहण हमको देना पड़ेगा। मतलब वृद्धि हुई है तो लंघन देना पड़ेगा, क्षय हुआ है तो ब्रूहण देना पड़ेगा। ब्रूहण मतलब जिससे बॉडी का बल बढ़ेगा वो देना पड़ेगा, और लंघन मतलब जो लघुता उत्पन्न करेगा वो हमको देना पड़ेगा अगर वृद्धि हुई है तो। इस तरह से हमको इसमें समझना है। फिर वायो अन्यत्र तज्जांस्तु तैहि एव उत्क्रम योजितैहि। तो ये सभी धातुओं के बारे में है। और वायु अन्यत्र, वायु का थोड़ा सा उसका अपोजिट है। यानी क्या है कि जैसा हम दोषों का क्षय करना है तो हमें लंघन करना पड़ता है, दोषों की वृद्धि करनी है तो ब्रूहण करना पड़ता है। ये पित्त और कफ के बारे में तो लागू है, लेकिन वात के लिए ये लागू नहीं है, क्योंकि वात के गुण जो है वो लंघन के समान है। तो वायु अन्यत्र, वायु में उसका अपोजिट है। मतलब वायु अगर बढ़ाना है तो हमको लंघन करना पड़ेगा, वायु को घटाना है तो ब्रूहण करना पड़ेगा। तो इस तरह से कफ और पित्त को बढ़ाना है तो हम ब्रूहण करेंगे, लेकिन वायु को बढ़ाना है तो हमको लंघन करना पड़ेगा। तो ये जनरली दोषों को और धातुओं को बढ़ने के लिए हम ब्रूहण करते हैं, लेकिन वायु के लिए उसका अपोजिट है। वायु को अगर कम करना है तो हमको ब्रूहण करना पड़ेगा, और वायु को बढ़ाना है तो लंघन करना पड़ेगा। तज्जांस्तु तैहि एव उत्क्रम योजितैहि। तो हमें वातज व्याधि को चिकित्सा करनी है तो उसके लिए उसके अपोजिट गुणों का हमें चिकित्सा करनी है। तो अगर हमें इसका बेसिकली इन सभी धातुओं के दोषों के मनों के गुण अगर पता है तो हमें इनमें इनकी चिकित्सा में कंफ्यूजन होने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। तो जैसे हमने इसके बारे में कहा है कि वात दोष का अगर वृद्धि करनी है तो हमको लंघन करना पड़ेगा, लेकिन बाकी दोषों के और धातुओं की वृद्धि करनी तो हम ब्रूहण करते हैं। तो ये समझने में तो आसान है, क्योंकि वायु के जो गुण हैं वो ज्यादातर लंघन की कैटेगरी में जाते हैं। जब हम उसके बाद में एक चिकित्सा के अध्याय देखेंगे, सूत्र सामने ही कुछ चिकित्सा सूत्र वाले अध्याय लंघन ब्रूहणीय वगैरह, तो उनके बारे में हम जब देखेंगे तब हमें थोड़ा सा आइडिया आएगा कि बेसिकली चिकित्सा दो ही प्रकार की है, लंघन या फिर ब्रूहण। उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये दो टाइप की होती है। और ज्यादातर ब्रूहण जो है वो धातुओं की वृद्धि के लिए होता है, दोषों की वृद्धि के लिए होता है, और लंघन जो है वो धातुओं की या दोषों की क्षय के लिए होता है। और वायु का गुण जो लंघन के समान गुण वायु के हैं, इसलिए वायु को बढ़ाने के लिए लंघन देना पड़ता है और वायु को घटाने के लिए ब्रूहण देना पड़ता है। फिर उसके बाद बाकी धातुओं की वृद्धि की चिकित्सा कैसे करनी है ये हमें, हाँ, तो विशेषात रक्त वृद्ध्युत्थान रक्त श्रुति विरेचनैहि मांस वृद्धि भवान रोगान शस्त्र क्षाराग्नि कर्म। तो धातु की वृद्धि के लिए चिकित्सा क्या क्या करनी है, तो उसके लिए ये सभी एक एक लाइन में वन लाइनर जैसा चिकित्सा सूत्र यहाँ पर दिया है। तो विशेषात रक्त वृद्ध्युत्थान रक्त श्रुति विरेचनैहि,
तो रक्त धातु की बढ़ने के वजह से कोई विकार उत्पन्न हुआ है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? रक्त श्रुति, मतलब रक्त मोक्षण एक पंचकर्म का एक पार्ट है। पंचकर्म में जो 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ये 5, उसमें लास्ट जो है वो रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग थेरेपी इसको हम कहेंगे, तो उसको रक्त श्रुति कहते हैं। रक्त को श्रावण करना, बाहर निकालना शरीर से, वो एक है। और दूसरा है विरेचन, विशेषात रक्त वृद्ध्युत्थान, रक्त वृद्धि से होने वाले विकार, उनको ठीक करने के लिए रक्त को बाहर निकालना पड़ेगा या फिर विरेचन करना पड़ेगा। दूसरा है मांस वृद्धि भवान रोगान शस्त्र क्षार अग्निकर्म भी। फिर मांस वृद्धि के कारण जो भी व्याधि उत्पन्न हुए हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए शस्त्र कर्म, तो सर्जरी करनी है। क्षार कर्म, मतलब क्षार जो है वो हम जनरली जो भगंद, फिस्टुला जो डिसीज है उसके लिए यूज करते हैं, या फिर जो नाड़ी व्रण होता है, मतलब जो बहुत डीप सीटेड वुंड है, तो उनको ठीक करने के लिए ज्यादातर क्षार कर्म का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है अग्नि कर्म, तो जैसा मेटल की जो है एक शलाका होती है, मतलब उसको गर्म करके वहां पर वो पार्ट को कॉटरी जिसको हम बोलेंगे, उसको हम समझेंगे कि अग्निकर्म। तो मांस वृद्धि जन्य जो रोग है, व्याधि है, उनको सही ठीक करने के लिए शस्त्र कर्म, क्षार कर्म और अग्निकर्म, ये तीनों का प्रयोग करते हैं। फिर स्थौल्य कार्शोपचारेण मेदोजान अस्थि संशयात, फिर मेद धातु के बढ़ने के वजह से जो भी व्याधि उत्पन्न हुए हैं, उनको कार्य उपचार, मतलब कृशदा करने वाले जो औषध है उनका प्रयोग करना चाहिए। और मेदोजान अस्थि संशयात, और मेद धातु की वृद्धि से जो भी रोग या व्याधि उत्पन्न हुए हैं, उनको भी कार्य के उपचार करने चाहिए, मतलब कृशदा कारक जो भी फॉर्मुलेशन, मेडिसिन, औषध जो भी है, उनका प्रयोग करना चाहिए। और फिर अस्थि क्षय के कारण अगर कोई व्याधि उत्पन्न हुआ है, अस्थि संशयात जातान क्षीर हृतैहि तिक्त संयुतैहि बस्तिभिः तथा। तो इसमें एक थोड़ा सा अस्थि क्षय का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया है, जहां पर अस्थि धातु का क्षय हो गया ऐसा अगर हमको दिख रहा है, तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है? अस्थि संशयात जातान, जो रोगान है, जो भी रोग अस्थि धातु के क्षय के कारण हुए हैं, उनको सही करने के लिए क्षीर घृतैहि संयुतैहि, मतलब क्षीर और घृत, तिक्त संयुतैहि, तिक्त मतलब कड़वे जो मेडिसिन है, औषधि है, मतलब तिक्त रस के वाले जो मेडिसिन है, द्रव्य है, औषध है, उनसे संयुतैहि, उनसे सिद्ध किया हुआ घृत, घी या फिर क्षीर यानी दूध, इनकी बस्ती देनी चाहिए, मतलब एनिमा। तो तिक्त क्षीर बस्ती या तिक्त औषधि से सिद्ध जो है वो घृत, उनका एनिमा देंगे तो अस्थि क्षय की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अस्थि संशय वाले जो व्याधि है उनकी चिकित्सा तिक्त संयुतैहि क्षीरघृतैहि बस्तिभिः, तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ दूध या फिर घृत मतलब घी, इनकी बस्ती देने से अस्थि क्षय से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा होती है। और फिर उसके बाद विड़, और हमको लगता है कि मल बॉडी में बढ़ गया है, विड़ मतलब पुरुष यानी स्टूल, उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ गई है तो फिर अतिसार क्रिया, अतिसार की क्रिया, अतिसार की व्याधि में जो चिकित्सा करते हैं वही चिकित्सा हमको करनी है। फिर विड़ क्षयोद्भवान, फिर विड़ क्षय मतलब पुरुष का क्षय हुआ है तो चिकित्सा क्या करनी है? तो मेष, अब ये थोड़ा सा नॉनवेज है,
मेष अज मध्य कुलमाश यवमाश द्वयादिभि, क्योंकि चिकित्सा है तो चिकित्सा में तो सब प्रकार की चिकित्सा तो होती है कि जिस जो भी औषधि से या फिर भोजन से चिकित्सा हो सकती है वो सभी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए फिर मेष अज मध्य, ये मेष मतलब भेड़ और बकरे का जो मांस है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। विक्षय मतलब मल का अगर क्षय हो गया है तो कुलमाश एक यव का एक प्रकार, जौ का एक प्रकार है। और यव माश द्वयादि भी, यव यानी जौ और माश द्वयादि भी मतलब हम जिसको राजमा कहते हैं, राजमा और उड़द, इनसे उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर मूत्र वृद्धि क्षय उत्थांश मेह कृत्स चिकित्सा, और मूत्र की वृद्धि हुई है तो प्रमेह व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। और मूत्र का क्षय हो गया है तो मूत्रकृत्स व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर व्यायाम अभ्यंजन स्वेद मध्य ही स्वेद क्षयोद्भवान। डॉक्टर साहब, प्रमेह क्या होता है? ये जो है मूत्र का, तो प्रमेह मतलब क्या? प्रमेह एक व्याधि है, मतलब हम अभी जिसमें मूत्र का प्रमाण बढ़ता है उसको प्रमेह कहते हैं। तो प्रमेह व्याधि का एक लक्षण बताया है प्रभुत आविल मूत्रता। अगर यूरिन में क्वांटिटी अगर बढ़ती है और उसमें अगर आविल मतलब जिसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा मिल्की टाइप, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा अगर यूरिन आ रहा है उसको हम आविल ऐसा कहते हैं। तो ये अगर बढ़ा है तो उसको हम प्रमेह व्याधि कहते हैं। ज्यादातर अभी के जमाने में मधुमेह को हम डायबिटीज के नाम से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका जो ट्रांसलेशन है वो सही नहीं है। तो जिसमें मूत्र की क्वांटिटी बढ़ेगी और उसका जो नॉर्मल टेक्सचर है उससे ज्यादा वो गाढ़ा अगर होगा तो उसको हम कहेंगे प्रमेह व्याधि है। उसके 20 अलग अलग 20 प्रकार है। कफश प्रमेह के 10 प्रकार है, पित्त प्रमेह के 6 प्रकार है, वातज प्रमेह के 4 प्रकार है। तो प्रमेह की चिकित्सा अलग से एक अध्याय में दी है। उसकी चिकित्सा मूत्र अगर बढ़ गया है तो उसकी चिकित्सा उस तरह से करनी है, ऐसा सूत्र दिया है। तो यहाँ पर ये सूत्रस्थान होने की वजह से, सूत्र मतलब शॉर्ट में इनको बताना है, इसलिए उन्होंने दे दिया कि आप आगे जाकर उसको पढ़ लो कि जब जहां पर प्रमेह की चिकित्सा दी है वो पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि मूत्र वृद्धि की चिकित्सा कैसी करनी है। तो वो चिकित्सा का वो पार्ट है प्रमेह व्याधि की चिकित्सा। और फिर और मूत्रकृत्स भी एक व्याधि है, उसकी चिकित्सा भी आगे दी है, मतलब चिकित्सा स्थान में दिया है। तो उसकी चिकित्सा मूत्र का क्षय होता है तो उसकी चिकित्सा मूत्रकृत्स की चिकित्सा की तरह करनी चाहिए। तो ये 2 व्याधि है, प्रमेह और मूत्रकृत्स। तो उनकी चिकित्सा के हिसाब से मूत्र वृद्धि और मूत्रक्षय इनकी चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा दिया है। जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ये सूत्रस्थान के लिए ही बताया है, इसलिए सूत्रस्थान में जनरली एक आइडिया, मतलब आपने बता दिया कि ऐसे करना है। जिनको ज्यादा पढ़ना है वो चिकित्सा स्थान जाकर पढ़ेंगे, उत्तर तंत्र जाकर पढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा कि चिकित्सा कैसे करनी है। तो डिटेल बाकी के अध्याय में दिया हुआ है, तो वो अध्याय में देख सकते हैं प्रमेह की चिकित्सा कैसे करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि डायबिटीज, जो डायबिटीज कहा जाता है आयुर्वेद के हिसाब से मधुमेह इज नॉट इक्वल टू डायबिटीज, जैसे आपने पिछली बार ही बताया था उसमें, लेकिन एक सिम्टम रहता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट रहता है, लेकिन आविल जैसा प्रमेह व्याधि का लक्षण है प्रभुत आविल और मूत्रता दोनों भी होना चाहिए, फ्रीक्वेंट भी होना चाहिए। और वो इसको हम कहेंगे कि आविल का मतलब होता है गाढ़ा भी नहीं कह सकते, जिसको हम जैसा हम कुछ मिक्स किया हुआ है उसमें, जैसा क्लियर जनरली मूत्र रहता है वैसा नहीं है, टर्बिड इसको हम बोलेंगे। विस्कस कह सकते हैं। हाँ, विस्कस टर्बिड जिसको विस्कस से ज्यादा टर्बिड कहेंगे। हाँ, तो टर्बिडिटी अगर दिख रही है तो वो प्रमेह है। तो लेकिन अभी जो हम डायबिटीज के पेशेंट देखते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी तो रहती है लेकिन टर्बिडिटी नहीं रहती है, क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट पहले कुछ शुरू कर देते हैं, इसलिए वो टर्बिडिटी तक वो जाता ही नहीं है। इसलिए फिर वो जो उसके, हाँ, वो प्रमेह वो अलग है और मतलब मधुमेह अलग है जो आयुर्वेद में बताया है वो, और जो अभी का मॉडर्न का डायबिटीज मेलाइटस है फिर जो भी है वो अलग है। तो एक बार उसकी, हाँ जी, तो ये एक चीज मधुमेह हो गई, एक चीज प्रमेह हो गई। अगर
इन दो फिनोमिना को जस्ट टू डिफरेंशिएट, अगर डिस्क्राइब एक बार दोबारा प्लीज समझाएंगे कि प्रमेय और मधुमेह मतलब ये दो क्या चीजें हैं? जैसा मैंने कहा कि प्रमेय के 20 प्रकार है, तो कफश प्रमेय के 10 प्रकार है, पित्तज के 6 प्रकार है और वातज के 4 प्रकार है। और वातज के 4 प्रकार में लास्ट प्रकार जो है मधुमेह है। मतलब हाँ, वसा में मेह, मज्जा मेह, चौत्र में और मधुमेह से 4 प्रकार है। और उनमें भी कफश प्रमेय जो है वो साध्य बोला है, वातज प्रमेय जो है वो मतलब याप्य और असाध्य कहा है, मतलब उसकी चिकित्सा करना नहीं चाहिए, मतलब उसको सही से वो तो मरने वाला है। वातज प्रमेय अगर उसको हो गया, मधुमेह हो गया, तो उसकी चिकित्सा वो असाध्य कैटेगरी में जाता है, वो ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए मधुमेह जो आयुर्वेद में बताया हुआ है उसका डायबिटीज मेलाइटस से इतना ज्यादा रिलेशन, मतलब लक्षण कुछ कुछ मिलते हैं लेकिन डायरेक्टली उसका ट्रांसलेशन करना सही नहीं है। लेकिन अभी वो चल पड़ा है तो वो चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो आयुर्वेद में मधुमेह का जो कहा है लक्षण और जो भी चिकित्सा कही है वो अभी के डायबिटीज मेलाइटस से नहीं मिलती है, वो अलग है। वैसे जस्ट क्यूरियोसिटी कि जो वैसे डायबिटीज की जो कंडीशन होती है उसका अगर अपन आयुर्वेद के हिसाब से अगर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो यूजुअली क्या रहेगा? जनरली इसमें बहुत सारे लोग, जो वैद्य लोग, ऐसा कहते हैं कि वो डायबिटीज प्रमेह की अवस्था तक पहुंचा ही नहीं है। वो एक है कि हमें कफ धातु जो कफ दोष जो है बॉडी के रक्त में बढ़ा हुआ है, उसकी क्वांटिटी रक्त धातु में कफ दोष उसका संचय हो गया, वो बॉडी में इधर उधर घूम रहा है। और इसलिए वो मैनिफेस्ट कैसे होता है, तो कफ के जो गुण है वो स्निग्ध, शीत, मंद, ये जो गुण है वो शुगर से रिलेटेड ज्यादा है, तो शुगर के तरह से वो देखता है कि बॉडी ब्लड में शुगर आना, इसका मतलब ब्लड में कफ दोष बढ़ा है या फिर ब्लड में आम जो है वो बढ़ा हुआ है, तो हमको वो शुगर के तरह से दिखेगा और वो हम उसको डायबिटीज कहेंगे। और वो कफ की वृद्धि की चिकित्सा अगर कर देंगे तो हम डायबिटीज मेलाइटस को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको समझ आया। तो मधुमेह और डायबिटीज अलग है। तो रक्त धातु में कफ, मतलब जो सही क्वांटिटी में बना हुआ कफ नहीं है, सही क्वालिटी का कफ नहीं बना हुआ है, जिसको हम आम कंडीशन कहते हैं, वो बॉडी में पूरे रक्त में इधर उधर वो जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो वो शुगर की तरह से हमको दिखता है। जो मैनिफेस्ट जो होता है पैथोलॉजिकल जो है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में वो शुगर की तरह से हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम चिकित्सा करते समय ये कफ दोष की और बढ़े हुए आम की चिकित्सा अगर करेंगे तो जो पैरामीटर्स जो HbA1c है और फिर फास्टिंग पोस्ट में शुगर जो है वो अपने आप कम होती है। ऐसा नहीं कि हम शुगर की चिकित्सा करते हैं, हम ये कफ दोष बढ़ा हुआ है फिर आम की दोष बढ़ा हुआ है तो उसकी चिकित्सा करेंगे तो अपने आप वो जो पैरामीटर्स है वो अपने आप कम होते हैं। तो उस तरह से हम तो इसका मतलब डायबिटीज जो है बेसिकली एक कफ दोष लेड डिसऑर्डर है या कफ दोष सेंट्रिक डिसऑर्डर है। हाँ, और वो स्पेसिफिक नॉर्मल कफ नहीं बनता है, इसलिए नॉर्मल जी। कफ नहीं बनता है, नॉर्मल जो क्वालिटी का कफ होता है वो नहीं बनता है, तो फिर वो रक्त में जाकर सर्कुलेट होता है तो उसको हम डायबिटीज हम कह सकते हैं। वो इसलिए वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसलिए उसकी चिकित्सा कफ दोष की चिकित्सा की तरह करनी पड़ती है, तो वो होगा। तो मतलब जो कफ दोष है वो अपने नॉर्मल चैनल से ना मूव करके अगर रक्त धातु के अंदर एंटर कर जाता है, हाँ, तो वो दूषित रक्त धातु को हाँ, और उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो इंक्रीज वो शुगर के ब्लड शुगर लेवल से वो होता है। तो ऐसा अगर ये है तो ऐसा मतलब प्राइमा फेसी कोई बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए डायबिटीज की मतलब चिकित्सा करने को। जो इतना हवा बनाया हुआ है डायबिटीज का, ये मुझे लगता है ज्यादा क्रिएटेड है बनिस्बत, क्योंकि ये तो सिंपल चीज, रिलेटिवली सिंपल चीज है। कफ को ट्रीट करना वैसे भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि जैसे अभी आपने कहा कि वायु करना नॉट डिफिकल्ट। हाँ, वो सिंपल है, वो तो है ही।
लेकिन अभी उसमें ऐसा है कि कफ की चिकित्सा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें अग्नि की तरफ ध्यान देना होता है और खाने पीने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से समय खाना है और कितना खाना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो उतना सारा जो है वो क्या बोलते हैं पथ्य आहार पथ्य का ध्यान रखना लोगों को वो पसंद नहीं है कि हम जो भी खाएंगे वो हमको जो चाहिए वो खाएंगे, आप मेडिसिन दे दो, ऐसा ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी रहती है। इसलिए फिर वो चिकित्सा लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि इसलिए वो डायबिटीज और जो शुगर कंट्रोल की दवाई मेडिसिन देना पड़ता है। तो बहुत बहुत सही कहा आपने, बहुत वैल्यूबल बात कही है, बिकॉज यही चीज और भी चीजों में दिखती है कि लोग वो पिल पॉपिंग प्रेफर करते हैं, जबकि थोड़ा आहार विहार चेंज करने से डायबिटीज को रिवर्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है इन प्रिंसिपल। हाँ बिल्कुल जी। तो इस तरह से मूत्र वृद्धि क्षयोत्थांश मेह पृच्छ चिकित्सा, तो मूत्र वृद्धि की चिकित्सा प्रमेह की चिकित्सा की तरह करनी चाहिए और मूत्र क्षय की चिकित्सा मूत्र पृच्छ की व्याधि की चिकित्सा की तरह करनी चाहिए। फिर व्यायाम अभ्यंजन स्वेद मध्य ही स्वेद क्षयोद्भवान, तो स्वेद क्षय अगर हो गया, स्वेद नहीं आ रहा है तो उसकी चिकित्सा व्यायाम और स्वेद अभ्यंजन अभ्यंग मान इनसे करना चाहिए, और फिर स्वेद का और मध्य से चिकित्सा करनी चाहिए। अगर स्वेद का क्षय हो गया है तो व्यायाम अभ्यंग और स्वेद मध्य इनसे स्वेद क्षय की चिकित्सा करनी चाहिए। मध्य मतलब क्या? मध्य मतलब अल्कोहल। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि ये चिकित्सा का ग्रंथ होने की वजह से उसमें ऐसा भी कुछ है कि जो हमें योग में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो चिकित्सा की तरह से मध्य की क्वांटिटी में देना वो थोड़ा तो यही एक उसका प्रॉब्लम है कि उसकी क्वांटिटी डिसाइड करके लेना है बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो हम अवॉइड ही करेंगे तो ठीक है। उससे ज्यादा व्यायाम और अभ्यंग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा सही है रिलेटेड टू मध्य का प्रयोग करने से। बाकी दो का प्रयोग करना ज्यादा सही है स्वेद क्षय की चिकित्सा के लिए। ऐसे भी असव वगैरह में तो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल तो होती है, वो भी एक मेडिसिनल क्वांटिटी में होती है ना? हाँ हाँ, उसमें अल्कोहल तो सेवन होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको कि मतलब मद की अवस्था उत्पन्न होने जितनी नहीं रहती है। आप पूरी बॉटल भी पी जाओ तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अल्कोहल लिया है, क्योंकि इसमें 2 या 3% ही रहता है, और वो भी सेल्फ जनरेट होने की वजह से वो जैसा हम अल्कोहल उसका नशा होता है वैसा इससे नहीं होता। तो वो इसलिए मतलब वो तो हो जाती है। हाँ, असल के अंदर जो अल्कोहल वो एक डिग्री और क्वालिटी जो है उसकी मेडिसिनल हो जाती है। हाँ, तो इसलिए फिर वो जो हम वो चढ़ता है ऐसा नहीं होता वो, इसलिए वो अल्कोहल बहुत पी लिया बॉटल भर के मतलब आशा वरिष्ठ तो ऐसा मतलब हो जाएगा नशा, ऐसा नहीं होता है। वैसे डॉक्टर साहब व्हाइल वी ऑन दिस, आसव और अरिष्ट में फर्क क्या है? जैसे अश्वगंधा या आसव जनरली हाँ बेसिकली जो है कि जो स्वरस से उत्पन्न होता है उसको आसव कहते हैं, जो क्वाथ से उत्पन्न होता है उसको अरिष्ट कहते हैं। मतलब जिसमें क्वाथ मतलब जो अग्नि के संस्कार से जो होता है, मतलब जैसे हम जैसा अश्वगंधा को काढ़ा बनाएंगे उससे अगर बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे अरिष्ट, और उसी का स्वरस निकाल के अगर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे आसव। जिसमें अग्नि की क्रिया होती है उसको हम बोलेंगे अरिष्ट, इसमें अग्नि की क्रिया के बिना जो बनता है उसको हम बोलेंगे आसव। ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। तो ये स्वेट का यानी कि ये जो अपना स्वेद का क्या सिग्निफिकेंस है जी? हाँ, जैसे स्वेद का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब क्षय हो जाने में ये 2-3 चीजें जो कही हैं, व्यायाम हुआ या अभ्यंग हुआ या मध्य हुआ, तो स्वेद के क्षय हो जाने पहली चीज तो कॉजेस क्या होते हैं, क्यों स्वेद का क्षय हो सकता है,
और उससे फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? मेनली स्वेद का क्षय होने के वजह से तो क्या होगा कि स्वेद आएगा तो बॉडी मॉइस्ट रहती है, नॉर्मल क्वांटिटी में स्वेद आएगा, आना चाहिए, क्योंकि तभी तो बॉडी का एक तो टेम्परेचर मेंटेन उसी की वजह से होता है। दूसरा, बॉडी का जो स्किन के ऊपर जो भी लस्तर और ये रहता है, वो स्वेद आएगा तो ही वो रहेगा। और इसलिए स्वेद क्षय की चिकित्सा भी करना चाहिए कि स्वेद अगर नहीं आ रहा है तो उसकी भी चिकित्सा करना इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं आएगा तो फिर बॉडी का टेम्परेचर एक तो मेंटेन नहीं रहेगा, या फिर उसका जो मॉइस्टनेस जो रहता है बॉडी की स्किन का, वो उससे नहीं होगा। इसलिए फिर उसको ठीक करने के लिए अभ्यंग और जो है व्यायाम ये करेंगे तो अपने आप स्वेद उत्पन्न हो जाएगा और बॉडी में जो ये जो पोर्स, माइन्यूट पोर्स है, वो क्लियर हो जाएंगे, तो टेम्परेचर मेंटेन होगा। दूसरा, बॉडी का जो स्किन का मॉइस्टनेस है वो भी मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से वो हम सोच सकते हैं। दूसरा, स्वेद नहीं आने का एक मेद धातु का है वो स्वेद है। तो मेद धातु की विकृति है तो स्वेद की विकृति होती है कि जिन लोगों को जो ओबेस रहते हैं उनको पसीना भी ज्यादा आता है जनरली जी, क्योंकि मेद और स्वेद इन दोनों का एसोसिएशन है। तो इसलिए मेद का क्षय करना है तो स्वेदन ज्यादा करेंगे तो मेद का क्षय होता है। तो इस तरह से हम दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो मेद बढ़ेगा तो स्वेद बढ़ेगा, मेद का क्षय होगा तो स्वेद का भी क्वांटिटी ज्यादा अगर हो रही है तो स्वेद कम हो जाएगा। इस तरह से है। ओके, हाँ ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि ये जो थोड़े से स्थूल व्यक्ति होते हैं उनका अमूमन पसीना ज्यादा आते देखा गया है। तो क्योंकि उसका मेद और स्वेद का रिलेशन एक दूसरे के साथ रहता है, इसलिए फिर वो उनको ज्यादा पसीना आता है। तो चिकित्सा करते हैं, फिर भी मेद की चिकित्सा मतलब स्वेदन करेंगे तो ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके थोड़े से अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि मेद बढ़ा है तो स्वेदन कराओ, ये भी चिकित्सा एकदम प्रॉपर नहीं है। क्योंकि मेद जो है उसका अगर स्वेदन करेंगे तो वो कफ से मेद बढ़ता है, कफ बढ़ेगा तो मेद बढ़ेगा। और मेद धातु को कम करने के लिए अगर हम स्वेदन करेंगे मतलब पसीना ज्यादा लाएंगे तो फिर वो जो कफ बॉडी में एक जगह पर इकट्ठा हो गया है वो पिघल के पूरे चैनल्स में जाकर वहां जाकर सभी चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। इसलिए मेद धातु की वृद्धि की चिकित्सा डायरेक्टली स्वेदन करना ऐसा नहीं है, उसके लिए फिर रुक्ष और उष्ण गुण देना पड़ेगा। तो उद्वर्तन है मतलब जो है पाउडर से मालिश करना, उसको बिना गीला ना करके, वो एक है। उसके अलग अलग फिर चिकित्सा के प्रकार है। तो डायरेक्टली स्वेदन करने से मेद का क्षय होगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्वेद का क्षय होगा, लेकिन उसके साथ अलग 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 कॉम्प्लिकेशन भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए रुक्ष स्वेद मतलब ड्राई जो मेडिसिन है, रुक्ष गुण के जो भी मेडिसिन है, उससे उद्वर्तन करना मतलब बॉडी को उससे इसका ये मेद का क्षय करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो चिकित्सा का तरीका ये उसमें है। खाली जैसे हरी की का पाउडर एकदम फाइन पाउडर बना के उससे उद्वर्तन किया तो वो मेद का क्षय करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो डायरेक्टली स्वेदन करने से मेद ठीक होगा ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि ऑलरेडी मेद वाले व्यक्ति को पसीना ज्यादा आता है और ज्यादा आप उसको पसीना लाएंगे तो और उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ेगा और वो हो सकता है कि वो बेहोश हो जाएगा या फिर उसको चक्कर आएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए फिर वो करना बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ज्यादा उद्वर्तन ज्यादा प्रेफर करते हैं मेद वृद्धि की चिकित्सा करने के लिए। और मेद अगर क्षय हो तो उसकी चिकित्सा कैसे, मतलब उसका स्वेट से क्या रिलेशन होता है? नहीं, मेद क्षय हो जाएगा तो क्या कफ बढ़ाने वाले से भी औषध देना है तो मेद वृद्धि हो जाएगी। वो सिंपल है, इसलिए तो बोला स्थूल्य कार्य वरम कार्य मैंने पहले बोला है जी। तो इस तरह से है। फिर इसके बाद वाला जो है वो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, मतलब 2 ही लाइन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो अभी 4 मिनट ही बाकी है, तो स्वस्थान से कार्य तो नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं। जी जी ठीक है, तो तब तक क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ तो ठीक है।
हाँ। तो एक जैसी बात तो 9 जी 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 कि मैं एकदम मेरा उससे निकल गया। अच्छा एक बार दोबारा, प्रमेय का अगर कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट है क्या? इंग्लिश इक्विवेलेंट कहना तो मुश्किल है। It इंग्लिश can be इक्विवेलेंट diuresis. ओ नहीं, डायूरेसिस हाँ मतलब कह सकते हैं, लेकिन वो भी फिर भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम नहीं कह सकते। Okay. हाँ, क्योंकि डायूरेसिस में सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, जो आविल होना चाहिए वो उसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो एक व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण होता है कि प्रत्यात्म लक्षण वो होना ही चाहिए, तो प्रभुत्व और आविल मूत्रता होगी तो ही हम उसको प्रमेय कहेंगे। टर्बिड और फ्रीक्वेंट मिक्सुरेशन अगर होगा तो हम उसको कहेंगे कि प्रमेय है। तो डायूरेटिक्स देंगे तो हम फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी लेकिन टर्बिड नहीं रहेगा वो, तो इसलिए हम डायूरेसिस डायरेक्टली प्रमेय को रिलेट करेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। थोड़ा मतलब ट्रांसलेट करना मुश्किल है उसको एग्जैक्टली इसको। डायबिटीज इंसिपिडस तो कभी कभी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस, अच्छा डॉक्टर कहते साहब हैं ये लेकिन जो फिर भी वो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, एकदम सही है अच्छा, ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ, हम लोग ये जो जलोधर बोलते हैं ना, जलोधर ये कौन सी बीमारी है? एसेटाइस जो हम बोलते हैं वही है या फिर कुछ अलग है? असाइटिस असाइटिस हाँ, असाइटिस इसका एक प्रकार है। उधर के अच्छा, अलग अलग प्रकार हैं। हाँ, तो उसमें तो उसमें हम इसको ये कनेक्ट कर सकते हैं क्या? उधर उधर नहीं, वो अलग है। उसमें अच्छा, तो निकलता नहीं है ना बाहर, वो बॉडी में वो हाँ, जो वहाँ वो जाके रिटेन हो जाता है। स्टैग्नेंट हो जाएगा, तो रिटेन हो जाएगा। तो स्टैग्नेंट होगा तो वो जलोदर उदक उदर उसका नाम है, असाइटिस जिसको कहते हैं। लेकिन उसके अलग अलग प्रकार भी हैं, यकृदालुदर है, बद्धोदर है, गुदोदर है, सभी अलग अलग प्रकार उदर के भी है। तो वो थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में वो चला जाता है। वो प्रमेय के अंडर वो नहीं आता। प्रमेय तो ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलेगा ना, उसमें तो रिटेन हो जाता है, राइट। तो वो अलग है। जो कफ इंक्रीज होता है उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ डाइट? डाइट तो जैसा मैंने कहा कि जो रुक्ष है, मतलब कफ ज्यादातर जो हम देते हैं तो वो लाजा, मतलब जिसको हम हमारे यहाँ वो धनतेरस के दिन वो नहीं खाते हैं, धान का लाई जो खाते हैं, खीर जिसको कहते हैं हिंदी में। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जो ज्वार ज्वार का वो बना के पॉपकॉर्न की तरह बना के वो जो खाते हैं उसको हम बेस्ट कहते हैं कि कफ का क्षय करने के लिए, क्योंकि उसमें वृक्ष गुण भी रहता है, वो लघु भी रहता है और उससे पेट भी भर जाता है। तो वो कफ के क्षय करने के लिए बहुत उसका यूज कर सकते हैं। या फिर गर्म पानी, ये तो बेस्ट है कि उष्ण जल, वो तो कफ का क्षय करने के लिए है ही। थैंक यू। तो बाकी काफी सारा है। हनी लेमन वाटर, गर्म पानी सुबह सुबह, उसमें हनी और लेमन डाल के, यस, आई सपोज मैंने ऐसा सुना है शायद कि वो कफ कम करने के लिए हित करे। ऐसा है, ऐसा सही है हाँ, कि डॉक्टर साहब? वो है, नहीं वो है, लेकिन एक्चुअली यह है कि हम, जब मैंने पहले बोला है कि हम शहद को गर्म नहीं करते हैं। मतलब जैसे जनरली आयुर्वेद में ऐसा है कि शहद को गर्म करना ये विरुद्ध ने मतलब देखा था कि उसके गुण जो है वो अपोजिट है, इसलिए उसको गर्म नहीं करते हैं। इसलिए मैं इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। केवल शहद और पानी ये हम ले सकते हैं, लेकिन गर्म करके लेना उतना सही नहीं है। नहीं जैसे, शहद गर्म अच्छा, पानी में डालना, पानी को हाँ बिल्कुल गर्म नहीं करना है? शहद को गर्म नहीं करना है, ऐसा है। नहीं, शहद को गर्म नहीं करेंगे, लेकिन वार्म वाटर में अगर हाँ, शहद डालेंगे तो वो सही है। क्योंकि वो गर्म ही होगा ना फिर। मधु शहद के साथ उष्ण कोई देना नहीं है, ऐसा है।
इसलिए। और जैसा नींबू भी हम कह सकते हैं कि वो उसका कफ का क्षय से ज्यादा वो कफ की वृद्धि करेगा, क्योंकि मधुर, अम्ल और लवण ये 3 रस तो कफ की वृद्धि करने वाले ही है। अच्छा, नींबू। तो वैसे नींबू लेमन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लेमन नहीं लेना चाहिए कफ में, नहीं, तो जस्ट वार्म वाटर इज बेस्ट, प्लेन गरम हाँ पानी। बेस्ट, हाँ प्लेन गरम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ठीक है, we are चलिए, yeah, नमस्ते, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। तो अभी हम 16 तारीख को मिलेंगे शायद। हाँ ठीक है, जी जी, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, और नमस्ते। ओके, नमस्ते। नमस्ते।